हेलो गाइस, आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं आपको DSSB PGT केमिस्ट्री का 22 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का पेपर करवा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन आ क्लियरेंस सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो एक मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की सेल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को बेच रहे हैं। तो हुज मार्क प्राइस इज़ 12,175, जिसका मार्क प्राइस दे रखा है 12,175, मतलब उसका अंकित मूल्य दे रखा है 12,175। इस सोल्ड फॉर 10,714, और उसको बेचा कितने में जाता है 10,714 में। कितने में बेचा जाता है 10,714 में, ठीक है। उसका मार्क प्राइस जो है, मार्क प्राइस कितना दे रखा है, अंकित मूल्य कितना रखा है 12,175, और बेचा जो है उसने सेलिंग प्राइस कितना हो गया 10,774। तो D% इज द डिस्काउंट परसेंटेज। D% क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज है, छूट की परसेंटेज है। तो हमें वैल्यू बतानी है D की। अब हमेशा चीज़ रखना कि जो मार्क प्राइस हमारा अंकित मूल्य आया है, ये हमारा जो सेलिंग प्राइस है जिसमें हमने बेचा है, अगर हम अपने अंकित मूल्य में से बेची हुए को घटा देंगे जितने में बेचा है, तो हमें पता चल जाएगा उसे कितने की डिस्काउंट मिला, कितने की छूट मिली। सीधी बात है ना। अगर हमें डिस्काउंट निकालना हो तो मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य में से अगर हम सेलिंग प्राइस घटा दें जितने में बेची है, तो हमें पता चल जाएगा कितनी डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट निकालेंगे। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना है 12,175 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 10,714। तो इसको माइनस करेंगे, माइनस करके कितना आ जाएगा, इसको माइनस करके आ जाएगा 1461, इसको माइनस करके आ जाएगा। अब इसको देखो, जब डिस्काउंट निकल गया तो D% क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज है, तो हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है। तो D% का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट जितना होता है अपॉन में मार्क प्राइस अंकित मूल्य इंटू 100। डिस्काउंट कितना है 1461, अपॉन में मार्क प्राइस कितना है 12,175, ठीक, इंटू 100। तो अब 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 2 बच गया 21, 5 चौक 20, 1 बच गया 17, 5 दिया 15, 2 बच गया 25, 5 पंजे 25। तो 5 दूनी ये, फिर 5 से काट दो, 5 चौके 20, 4 बच गया 43, 5 बच गया 40, 3 बच गया 35, 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20। अब इसको सोल्व करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा वो देखो। इसको सोल्व करके हमारे पास जैसे हम और कटता और काट लो, जैसे 7 से है, 7 से 42 नहीं कटता, 7 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 से भी नहीं कटेगा। मतलब अब इसकी मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा 12%। कितना आ जाएगा 12%। तो D% डिस्काउंट परसेंटेज किसके बराबर आएगा 12% की। हमें चाहिए क्या, D की वैल्यू चाहिए, डिस्काउंट की वैल्यू चाहिए। तो परसेंट से परसेंट कट गया, तो D की वैल्यू क्या आ गई 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में वैसे आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है नेक्स्ट ये है जो द एवरेज वेट ऑफ केतन, तुषार और सलील। केतन, तुषार और सलील का जो एवरेज वेट है, औसत वजन है, वो कितना दे रखा है 45 kg। इफ़ द एवरेज वेट ऑफ केतन एंड तुषार इज 38 kg। तो यदि केतन और तुषार का जो एवरेज वेट है, औसत वजन है, वो कितना है 38 kg। तो डेट ऑफ तुषार एंड डेट ऑफ तुषार और सलील इज 46 kg। तो तुषार और सलील का एवरेज वेट क्या है, औसत वजन क्या है 46 kg। तो हमें तुषार का वेट बताना है। पहले बोला केतन, तुषार और सलील का जो एवरेज वेट है, औसत वेट कितना दे रखा है 45 kg। यहाँ से इनका सम निकाल लें, तो इनका टोटल वेट कितना होगा, तीनों का सम करके, केतन प्लस तुषार प्लस सलील कितना एवरेज है। तो इनका सम निकालने के लिए, मतलब कि केतन, तुषार, सलील का सम निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना उसकी औसत होती है, औसत में गुणा कर देंगे कितने नंबर होते हैं। तो नंबर कितने, 3 है, 3 आदमी है, टोटल नंबर कितने 3 है। तो एवरेज कितना है 45, तो 45 में 3 की गुणा कर देंगे, कितना बन गया 135, ठीक। ऐसे ही फिर जो औसत वजन है वो केतन और तुषार का कितना दे रखा है 38 kg। तो केतन और तुषार का हम सम निकाल लेंगे, उनका वजन का सम कितना है। केतन और तुषार का कितना हो गया 38 में गुणा करते हैं, कितने आदमी है 2, तो 2 से कर देंगे, तो कितना बन गया 76 बन गया। ऐसे फिर तुषार और सलील का निकाल देंगे। तुषार और सलील का कितना है 46 औसत है, 2 है, तो 2 से गुणा करते हैं तो सम निकल जाएगा, कितना आ गया 92। कितना हो गया। अब हम इनको सोल्व करके, इनको माइनस करके इन इक्वेशन को हम इनकी अलग अलग वैल्यू निकाल दें। तो आपको पता है केतन, तुषार और सलील का सम कितना है 135,
और केतन और तुषार का कितना है 76। तो माइनस कर देंगे इक्वेशन को, केतन से केतन कर दिया, तुषार से तुषार। तो एस की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, जो एस की वैल्यू आएगी 135 माइनस 76 कितना आ गया हमारे पास, आ गया 59। ठीक, इतना आ गया। फिर इसके बाद हम अगली इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इसमें केतन प्लस तुषार प्लस सलील 135 है, और तुषार प्लस सलील कितना दे रखा है 92। तो अब इसको माइनस कर देंगे, तो ये कट गया। तो केतन कितना आ गया, केतन आ गया 135 माइनस 92 कितना आ गया 43। तो केतन की वैल्यू पता चल गई, सलील की वैल्यू पता चल गई, उसका वेट की। तो हमें चाहिए तुषार का, तो तुषार का निकाल देंगे, क्योंकि हमें पता है केतन तुषार और सलील तीनों को सम दे रखा है 135। केतन कितना है 43, तुषार हमें निकालना है, सलील दे रखा है 59। तो 135, तो 43 प्लस 59 कितना हो जाएगा 102। 102 प्लस तुषार किसके बराबर आ गया 135 के। तो तुषार निकालना है तो प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 135 माइनस 102 कितना बन गया, कितना बन जाएगा ये बन जाएगा 33। इसका आंसर होगा 33। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि आकाश एंड बीना वर्किंग सेपरेटली, आकाश और बीना अलग अलग दिन काम करते हैं, कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 8 दिन और 12 दिन। तो आकाश है, एक आकाश था एक तरफ बीना है, दोनों ने अलग अलग काम शुरू किया। आकाश जो है 8 दिन में काम करता है और बीना 12 दिन में करते हैं। इफ़ दे वर्क अल्टरनेटली विद आकाश बिगनिंग, तो इन्होंने अल्टरनेट दिन एक एक दिन काम किया, मतलब एक दिन आकाश ने किया, एक दिन बीना ने किया, एक दिन आकाश ने किया, अल्टरनेट डेज काम किया, पर स्टार्ट किसने किया आकाश ने। ठीक है, आकाश ने स्टार्ट किया। तो हमें बताना है ऑन विच डे विल दी वर्क बी कंप्लीट, किस दिन वर्क खत्म हो जाएगा। अब देख 8 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, 8 12 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 8 12 का एलसीएम, 2 चौक 8, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 एकम 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24। तो कितना आ गया टोटल वर्क, टोटल वर्क आ गया 24 हमारा, टोटल वर्क कितना आ गया 24 आ गया। तो अब हम टोटल वर्क में से टोटल टाइम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसने एक दिन में कितना काम करा। तो 24 डिवाइडेड बाय 8, तो ए ने एक दिन में 3 काम किया, मतलब आकाश ने एक दिन में 3 काम किया। तो 24 डिवाइडेड 12 तो कितना बन गया 2। तो बीना ने एक दिन में कितना काम किया 2 काम किया। तो इन्होंने कहा इन्होंने एक एक दिन काम शुरू किया, अल्टरनेट डेज में काम शुरू किया और आकाश से शुरू किया। तो इन्होंने एक दिन में आकाश ने 3 काम किया और एक दिन बीना ने 2 काम किया। तो दोनों ने मिलकर 2 दिन में कितना काम कर लिया, 2 दिन में काम कर लिया 5। कितना काम कर लिया 2 दिन में 5 काम कर लिया। अब टोटल काम 24 है तो हमें 24 तक आना पड़ेगा। तो इसके पास तक पहुँचो, 24 के पास तक, 5 में 5 काम है और टोटल काम 24 है। तो 5 को 24 तक पहुँचाने के लिए इसके पास पहुँचाने के लिए क्या करें, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से तो कितना बन जाएगा 20। तो जब 4 से इधर मल्टीप्लाई करें, 4 से इधर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 दूनी 8। तो मतलब कहने का ये 8 दिन में कितना काम हो जाएगा 20 काम हो जाएगा। 8 दिन में कितना काम हो जाएगा 20 काम हो जाएगा। तो जो 9वें दिन है वो 9वें दिन काम कौन करेगा, आकाश करेगा, क्योंकि बीना तक तो कंप्लीट हो गया ना काम। फिर अब जब 8 दिन में 20 काम करते हैं तो अगले दिन काम कौन करेगा, आकाश करेगा। तो आकाश एक दिन में कितना काम करता है 3। तो आकाश ने अगले दिन प्लस कर दिया हमने एक दिन आकाश ने काम किया, तो कितना काम किया 3। तो कितना काम हो गया हमारा 9 दिन में, कितना काम हो गया 9 दिन में काम हो गया 23। ठीक है, 9 दिन में कितना काम हो गया 23 काम। अब काम बच गया कितना 1, और वो काम कौन करेगा बीना करेगा ना। तो बीना एक दिन में कितना काम करती है 2 काम करती है। बीना करती है एक दिन में 2 काम और हमें करवाना कितना है 1 काम। अब वो कैसे निकलेगा देखो, बीना हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि एक दिन में काम कितना हुआ। तो इसने बता रखा है एक दिन के अंदर 2 वर्क करता है वो, कौन बीना। एक दिन में कितना काम करती है 2 काम करती है। हमें बताना है कि एक काम कितने दिन में कर लेगी वो। तो जब एक काम निकालना है तो काम वाले को पहले रखना पड़ेगा हमें। तो 2 काम जो है उसने कितने दिन में किया, 1 दिन में किए, समझ रहे हो। तो एक काम करवाना है तो एक काम कितने दिन में कर लेगा 1/2। तो कितने दिन में कर लेगा, आधे दिन में कर लेगा, आधे दिन में कर लेगा तो काम कंप्लीट हो जाएगा। 9 दिन तो ये पूरा हो गया। तो जो आधा काम है ये कब क्या हुआ, अगले दिन क्या हुआ, मतलब 10वें दिन क्या हुआ। तो हमसे पूछ रहा है कौन से दिन काम कंप्लीट हुआ है, तो 10वें दिन काम कंप्लीट हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10th डेज में। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्या बोलता है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूबोडियल टैंक हुज डायमेंशन इतने, मतलब कि जो हमें क्या करना है, हमें वॉल्यूम निकालना है किसी क्यूबोडियल टैंक का, मतलब कि
किसी घनाभकार का हमें आयतन निकालना है। क्या निकालना है? घनाभकार का आयतन निकालना है, जिसकी डायमेंशन दे रखी है हमें कितनी, 27 मीटर, 24 और 5, मतलब कि इसकी लेंथ जो है, लंबाई दे रखी है 27, ब्रेथ चौड़ाई दे रखी है 24 और हाइट ऊंचाई दे रखी है 5। तो किसी भी घनाभकार का वॉल्यूम या आयतन निकालना हो, उसका फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो कितना दे रखा है? 27 गुणा 24 गुणा 5। तो अगर हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, इन सब की मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा ये? इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करके 3240। तो इसका आंसर हो जाएगा 3240। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देख, नेक्स्ट क्या बोलता है? नेक्स्ट बोलता है इफ़ 3:13:81 वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू है। इस टाइप के रेशियो में क्या बताया था? ये अपॉन में ये बराबर कर देंगे, ये अपॉन में ये, मतलब 3/13 बराबर कर देंगे 81/x के। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की वैल्यू। तो हम एक्स को क्या करेंगे? अलग ले जाएंगे और सारी चीज़ को अलग ले आएंगे। अब एक चीज़ देख, ये एक्स डिवाइड में इधर चला जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई में बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? 3 × x इज इक्वल टू, ये 81 है, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में बन जाएगा 81 के साथ, क्या बन गया? 13। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, जो ये 3 है, सीधा मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 81 × 13/3। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बच गया 21, तो 3 सत्ते 21। और 27 × 13 क्या बन जाएगा? 27 × 13 क्या बन जाएगा? 27 × 13 बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 27 13, तो 7 3 21, हाथ से लगे 2, 3 दूनी 6, 2 8, तो 27 क्या बन गया? 1, 8 7 15, हाथ से लगाए 351। इसका आंसर होगा 351। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 4 a 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर है, कौन कौन से? 2 6 4 a 5 b। तो ये बताना है कि ये 6 डिजिट नंबर जो है 8 से डिविजिबल है। तो हमें ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है b की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। अब एक चीज़ देखो, हमें b की वैल्यू बतानी है, तो हमें पूछ रहे हैं 8 से डिविजिबल है नहीं है। तो आपको मैंने बता रखा है, जब भी 2 या कोई 2 का मल्टीपल हो, 2 या 2 का मल्टीपल हो, उसको कैसे डिवाइड करते हैं वो बता रखा है मैंने। अब ये 2 का मल्टीपल है ना, 2 चौके 8, 2 से कट रहा है ना, इसका मतलब 2 का मल्टीपल है। मतलब मैं ये बताता हूँ, अगर 2 है या 4 है या 8 है या 16 है या 32 है, इसको कैसे डिवाइड करते हैं? 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, और 16 को 2 की पावर 4 और 32 को 2 की पावर 5। मतलब अगर 2 के मल्टीपल ये है, तो अब जितनी इनकी पावर है उतनी डिजिट लेके 2 से डिवाइड, उतनी डिजिट लेके उस नंबर से डिवाइड करके देख लो। अब 2 की पावर 1 है, लास्ट का एक नंबर लेके 2 से डिवाइड कर लो, लास्ट का एक नंबर लेके 2 से डिवाइड कर लो, तो पता चल जाएगा वो 2 से डिविजिबल है नहीं। अगर हमसे बोले कि 4 से डिविजिबल है नहीं है, तो 4 से डिविजिबल में कैसे चेक करेंगे? इसका बनेगा 2 की पावर 2, पावर में कितने? 2, तो लास्ट की 2 डिजिट ले लेंगे 5 8, तो उस 5 8 को देखेंगे वो 4 से डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसी 8 के लिए 2 की पावर 3 बनती है, तो लास्ट के 3 डिजिट ले लेंगे, तो इसको देखेंगे वो 8 से डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा है। ऐसे 16 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 4। ये फैक्टर करके निकालें, आपको ये चीज़ आपको पता होगी कैसे। जैसे ये ले लें, 16 का निकाल दो, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितने 4 बन गए? 2 4 हो गए ना, 2 कितने हो गए? 4 हो गए, तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं इस टाइप से। कितने? पावर 4। तो लास्ट के 4 नंबर ले लेंगे, 4 a 5 8। अब इस 4 a 5 8 को देखेंगे वो 16 से डिवाइड है नहीं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। अब हमने कहा 8 से डिवाइड कर रहा है नहीं, मतलब ये 8 से डिवाइड कर रहा है, तो 8 से डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 8 से डिवाइड होना चाहिए। 8 का फैक्टर क्या बनेगा? 2 की पावर 3। तो लास्ट के 3 नंबर लिए हमने, 8 5 a 5 8। इसको देखेंगे 8 से डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा, तो 8 से डिवाइड करना तो मुश्किल हो जाएगा। तो हमें ना तो a की वैल्यू पता ना b की वैल्यू पता, तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे? हम इसको सोल्व ऐसे नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे? जब हम ऐसे सोल्व नहीं कर सकते तो दूसरा तरीका करेंगे। क्या दूसरा तरीका करेंगे? दूसरा तरीका हम करेंगे कि इस 8 को, जो ये 8 से डिवाइड है, इसको तोड़ देंगे फैक्टर में, एक 2 की फैक्टर में, एक 4 की फैक्टर में, 2 चौके 8। ठीक है, 2 चौके 8 फैक्टर बन गया। अब 2 से डिवाइड करके देखो 4 से। 2 का डिवाइड रूल क्या कहता है? 2 का डिवाइड रूल कहता है लास्ट का नंबर 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए और
बस ये होना चाहिए। अब ऑप्शन में देख लो कौन कौन से हैं, 2 4 है, 2 है, 6 है, 8 है, सारे हैं, तो हम इसमें से कोई काट नहीं सकते। अब देखो बी पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। देखो ऑप्शन में सारे के सारे हैं, इसको ऑप्शन के थ्रू करेंगे हम। इसमें 2 4 6 8 है, इसमें भी 2 4 6 8 है, तो इससे हमें पता नहीं लगा कि कौन सा आंसर हो सकता है। अब 2 का तो हमने देख लिया, 2 का ये बी की जगह 2 4 6 8 आ सकता है। अब ये देखो 4 से डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा। 4 से डिवाइड चेक करने के लिए क्या पता था, 4 का फैक्टर बनता है 2 की पावर 2, लास्ट के 2 नंबर ले लेंगे, 5 8, क्या ले लिया 5b। अब इस 5b को देखेंगे 4 से डिवाइड कब होगा, ठीक है। और हमारे पास वैल्यू जो है ग्रेटेस्ट वैल्यू होनी चाहिए। अगर मैं ऑप्शन रखो, अब 2 4 6 8 ऑप्शन है ना, 2 4 6 8 ऑप्शन, पहले 4 रख के देखो 54 है, क्या 4 से ये कटेगा, 4 एकम 4, 1 बच गया 14, तो 14 4 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब 2 देखो, 5 बी की जगह रख देंगे 2, तो 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 1 बच गया 12, 4 3 12, तो बी 2 से कट रहा है। अब 8 देखो रखे 58, तो 4 से कटेगा, ये देखो 4 एकम 4, 18, 18 4 से नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब 56 देखो, 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 1 16, 4 चौक 16, ये भी कट, मतलब 2 भी कट रहा है, 6 भी कट रहा है। और इसने बोला है ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है बी की बड़ी वैल्यू निकालनी है, तो इनमें से बी की कौन सी बड़ी वैल्यू 6, तो इसलिए आंसर 6 होगा, ठीक। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि P एंड Q टुगेदर कैन फिल ए सिस्टम विद वाटर 2 घंटे, मतलब P और Q मिलके किसी टंकी को 2 घंटे में भरते हैं, P Q किसी टंकी को 2 घंटे में भरते हैं, एंड P अलोन कैन फिल द टैंक 4 घंटे, तो P अकेला किसी टंकी को 4 घंटे में भर देता है। इन हाउ मैनी आवर्स विल Q अलोन फिल द सिस्टम, मतलब कि खाली Q अकेला मिलके कितने टाइम में वो टंकी भर देगा। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया 2 4 का, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 दूनी 4, तो टोटल काम कितना आ गया, टोटल काम आ गया हमारा 4, टोटल काम कितना आ गया 4। अगर हम टोटल काम को डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से, तो हमें पता चल जाएगा उसने 1 घंटे में कितना काम किया, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 2, तो P Q दोनों ने मिलके 1 घंटे में कितना काम किया, 2 काम किया। तो P अकेले ने कितना किया, 4 डिवाइडेड बाय 4 1, तो P अकेले ने 1 दिन में कितना काम किया, 1। अब देखो P प्लस Q दोनों ने मिलकर 1 दिन में 2 काम किया, तो P अकेला 1 काम कर रहा है 1 दिन में, तो Q ने कितना किया, तो टोटल 2 है, तो जब P ने 1 कर दिया तो Q 1 करेगा। तो हमसे पूछ रहा है Q ने कितने घंटे में काम खत्म किया। जब भी घंटे की बात आ जाए, जब भी किसकी बात आ जाए, घंटे की बात आ जाए, तो हम कैसे करेंगे कि टोटल काम ऊपर लिखेंगे, अपोन में 1 घंटे का काम नीचे लिखेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितना टाइम हुआ है, कितना टाइम हुआ है। तो क्या करेंगे, टोटल वर्क कितना है 4, अपोन में 1 घंटे में कितना काम कर रहा है क्यू कर रहा है 1 काम, तो 4/1 आंसर आ जाएगा 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि दी HCF ऑफ 370, 870 एंड 1614, तो इसको ये बताना है कि HCF क्या होगा। देखो एक तरीका तो ये है कि जो हमें ये चीज़ दे रखी है, हर एक एक ऑप्शन को उठाओ और इनको डिवाइड करके देखो पूरा कट रहा है नहीं कट रहा, जिससे पूरा कट जाएगा वो आंसर है। तो ये थोड़ा अपने लिए मुश्किल पड़ जाएगा, थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, तो सबसे आसान तरीका है इसके HCF ही निकाल लो। 370 का निकालना, 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 2 बच गया 20, 5 चौक 20, अब 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 1 बच गया 14, 2 7 14, अब 37 किससे कटेगा, 37 खुद से कट जाएगा। अब 870 का देखो, 870 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 3 बच गया 37, 5 7 35, 2 बच गया 5 चौके 20, अब 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 1 बच गया 2 7 14, तो अब 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बच गया 27, 3 नम 27, तो 29 खुद से कटेगा। अब ऐसे 1640 देखो, 2 से कट जाएगा ना, 2 8 16, 2 दूनी 4 0, फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 एकम 2 0, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, अब 5 से कट जाएगा, 5 चौके 20, 5 एकम 5, अब ये कटेगा 41 से, ठीक। अब देखो, अब इसमें देख लो कॉमन क्या बन रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, पास, तो 5 × 2 क्या बन गया 10, इसका आंसर हो जाएगा 10। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि सलील सैलरी वाज फर्स्ट
रिड्यूस बाय 20%, सलील की सैलरी को हमने पहले 20% कम कर दी एंड सब्सिक्वेंटली रेज्ड बाय 17%, फिर 17% बढ़ा दी, तो बाय हाउ मच परसेंटेज विद फाइनल सैलरी लोअर्ड कंपेयर टू इनिशियल सैलरी। तो हमें ये बताना है कितना प्रतिशत जो है, कितना प्रतिशत की उसमें कमी आई फाइनल सैलरी में उसकी कितनी परसेंट की कमी हुई, किसके कंपेयर में, पहली सैलरी से। मतलब स्टार्टिंग की सैलरी से फाइनल सैलरी में, मतलब स्टार्टिंग की सैलरी से लास्ट की सैलरी में जो कमी आई है वो कितने परसेंट की कमी आई है। एक चीज़ देख, पहले था 20% की कमी आई, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, मतलब उसकी सैलरी पहले 5 थी, 5 का 20% 1 होता है, तो 5 थी सैलरी, 1 कम हो गई तो कितनी बच गई, 4 बच गई। फिर उसने बोला 17% बढ़ा है, 17% बढ़ने का मतलब है 17/100 होता है। तो मान के चलो उसकी सैलरी स्टार्टिंग में 100 थी, 100 से बढ़ के कितनी होगी, 117 होगी। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 100 × 5 500 बन जाएगा, और 117 गुणा करेंगे 4 की, वो बन जाएगा 468। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है पहली सैलरी से जो दूसरी सैलरी आई हमारी निकल के, फाइनल सैलरी आई, तो उसमें कटौती आई, उसमें कमी आई, तो हमें बताना जो कमी आई है वो कितने की कमी आई है। तो कमी कितनी आई है, तो कितना कम हुई है, ये कम हुई है भाई हमारी 32। तो कितने की कमी आई है, 32 की कमी आई है। तो कमी कहाँ से हुई है, मतलब कमी हुई है 500 से कम हो गया 468 हुई ना, 500 से कम हो गए 468 हुई है ना। तो मतलब 500 से कितनी कम हुई, 32 कम हुई किससे, 500 से, तो अपॉन में 500 आ जाएगा, अपॉन में 500 × 100। तो 2 0 से 2 0 कट गया, कितना आ गया, 32/5। एक सिंपल तरीका है, या तो सीधा इसको डिवाइड कर लो, अगर डिवाइड नहीं कर रहा तो नीचे हमें 10 बनाना होता है, सीधा 10 बना लो, कैसे, 2 से गुना करके, ऊपर भी 2 से गुना, क्या बन गया 64/10। अब कितनी जीरो, एक जीरो, पॉइंट के बाद एक नंबर के बाद जीरो लगा दो, 6.4 आंसर, 6.4% इसका आंसर। ठीक, आई होप अच्छे से ये चीज़ आपको क्लियर हुई हो। नेक्स्ट देखते हैं आप, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट हमें बोल रहा है कि एक परीक्षा में अधिकतम 100 अंकों में से बी को 70 अंक प्राप्त होते हैं। मतलब 100 अंकों में से बी को तो प्राप्त हुए 70 अंक, जबकि ए को 80 अंक प्राप्त हुए। ए को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, 80। तो ए के अंकों का कितना प्रतिशत बी के अंकों के बराबर है, मतलब ए के अंकों का कितना प्रतिशत, ए का कितना प्रतिशत हम करें कि बी के अंकों के बराबर आ जाए। किसके अंकों के बराबर, बी के अंक, मतलब ए के अंकों का कितना प्रतिशत, ए के अंक कितने हैं, ए के अंक है 70, सॉरी ए के अंक है 80 का कितना प्रतिशत करे कि वो बी के अंक के बराबर आ जाए। हमें पता नहीं कितना प्रतिशत है, तो x प्रतिशत मान लेंगे उसे, x प्रतिशत को क्या लिख सकते हैं, x/100। वो किसके बराबर होंगे, वो बराबर होंगे बी की अंक के, बी के अंक कितने हैं, 70। तो अब इसको सोल्व करना है, सीधा x की वैल्यू निकालनी है और सबको उधर ले जाओ। x की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 70 × 100, ये मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो काट दो, किससे कटता हो, 20 × 4 = 80, 20 × 5 = 100, कितना बन गया, 35/4, 35/4 बन गया। अब इसको उठा के डिवाइड कर दो, इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, नहीं गलत कर दिया, सॉरी 70 है, 70 है ना, 7 लिया मैंने, 70 हो गया, 70। तो 70 × 5/2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 35 जा, ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 35 जा। अब क्या बन गया हमारा, अब एक सिंपल क्या बन गया, 35 × 5 करो, 5 5 से 25, 2 पर 5 से 15, 2 17, 175 बन गया। तो 175/2। अब इसको डिवाइड करो, डिवाइड करना 175 को 2 से, 2 8 16, 1 बच गया 15, 2 7 14, 1 बच गया, 0 बढ़ा दी तो पॉइंट लगे, 2 पंजे 10। तो कितना आ गया, 87.5% आ गया। तो 87.5% मतलब फर्स्ट इसका आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली, आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट बोलता है हमको, कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला ये है। नेक्स्ट वाला क्या बोलता है, नेक्स्ट वाला बोलता है एक टेबल दे रखी है जिसमें इन्होंने बता रखा है क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं, उसमें ये बता रखा है कि सेक्शन ए है, सेक्शन बी है और सेक्शन सी है। तो इसमें ये बता रखा है कि पहले तो बता रखा है स्टूडेंट इंग्लिश में फेल है और दूसरे लैंग्वेज में पास है। तो जो इंग्लिश में फेल है, दूसरे लैंग्वेज में पास है, सेक्शन ए में 18 स्टूडेंट है वे, सेक्शन बी में 20 स्टूडेंट है, ऐसे सेक्शन सी में 17 स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसे ही जो स्टूडेंट पास है इंग्लिश में और दूसरे लैंग्वेज में फेल है वो कितने, सेक्शन ए में 14 है, सेक्शन बी में 15 है और सेक्शन सी में 8 है।
और जो फेल दोनों सब्जेक्ट में है, इंग्लिश में भी और दूसरे सब्जेक्ट में भी, वो सेक्शन ए में 12 है, सेक्शन बी में 10 है, सेक्शन सी में 6 है। तो ऐसे ही लास्ट वाला स्टूडेंट जो दोनों में पास है, इंग्लिश में भी और दूसरे लैंग्वेज में भी पास है, तो वो कितने हैं, ये सेक्शन ए में 8 है, सेक्शन बी में 6 है और सेक्शन सी में 24 है। ठीक, तो कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन में बोला फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेक्शन बी, मतलब हमें रेशियो निकालनी है किसकी, उन नंबर ऑफ स्टूडेंट की जिसमें सेक्शन बी में जो स्टूडेंट्स हैं हु पास्ड इन इंग्लिश, जो पास है इंग्लिश में सेक्शन बी में, सेक्शन बी में जो पास है इंग्लिश में और जो फेल है इंग्लिश में, उनका रेशियो निकालना है। मतलब सेक्शन बी में जो इंग्लिश में पास है वो, उसका रेशियो निकालना है किसके साथ, जो सेक्शन बी में इंग्लिश में फेल है उनका रेशियो निकालना है। अब देखो पास कौन कौन है, पास वाला ऊपर आएगा, फेल वाला नीचे आएगा, क्योंकि रेशियो निकालना है। तो देखो स्टूडेंट पास है इंग्लिश में और दूसरे में फेल है, तो ये वाला लेंगे 15, कितना आ गया 15 स्टूडेंट। और दूसरा स्टूडेंट पास है, इंग्लिश में भी पास है, तो जितने भी इंग्लिश में पास है वो सारे लेने पड़ेंगे। मतलब दूसरे स्टूडेंट कुछ ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी पास है और दूसरे सब्जेक्ट में भी पास है, तो ये भी तो इंग्लिश में पास है ना, तो ये भी जोड़ देंगे, कितने 6 हैं अपॉन। अब देखो फेल कितने हैं, स्टूडेंट फेल है इंग्लिश में, दूसरे में पास है, तो फेल वाले कितने हैं 20 हैं, प्लस स्टूडेंट फेल है इंग्लिश में भी और लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज, हमें तो इंग्लिश से मतलब है ना, तो इसमें भी इंग्लिश फेल है, कितने हैं 10 है, तो कितना बनेगा 15 प्लस 6 21 और 20 प्लस 10 30, तो काट दो 3 7 21, 3 10 10, रेशियो क्या बन गया 7:10, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, ये था इसका आंसर। ठीक, इसके बाद हम क्वेश्चन अब करेंगे कौन सा, अब हम क्वेश्चन करते हैं 19th क्या बोलता है, 19th बोलता है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल अमाउंट इज 396, मतलब किसी प्रिंसिपल अमाउंट का सिंपल इंटरेस्ट 396 दे रखा है, मतलब उसका साधारण ब्याज 396 दे रखा है फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 साल के लिए, एट द रेट ऑफ 2% पर एनम, किस रेट पे 2% पर एनम पे। तो प्रिंसिपल बताना है, प्रिंसिपल कितना, आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 396, प्रिंसिपल कितना है पता नहीं, निकालना है, रेट कितना है 2% और टाइम कितना है 5 ईयर अपॉन 100। अब प्रिंसिपल निकालना है, उस सब चीज़ को उधर ले जाओ, प्रिंसिपल निकालने के लिए डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाओ, 396 इंटू 100 अपॉन ये मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड में 2 इंटू 5। अब काट दो, 5 दूनी 10 0 2 10 जा, तो कितना बन गया 3960, इसका आंसर होगा 4। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है भैया कि विराट डिपॉजिट ए सम ऑफ 13,325, तो विराट ने डिपॉजिट की कितनी मनी को 13,325 को डिपॉजिट की, जमा कर दी, तो 13,325 क्या होगा हमारा प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया, किस रेट पे 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पर एनम, मतलब एक साल में कितने 20 के रेट से, कंपाउंड एनुअली है, कैसे कंपाउंडेड एनुअली है, मतलब उसका चक्रवर्ती ब्याज कितना है एनुअली है। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय विराट आफ्टर 2 साल बाद उसने टोटल अमाउंट कितनी रिसीव की वो बतानी है, मतलब हमें अमाउंट बतानी है। अब 20% है, 20% है तो 20 का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो पहले साल जो 5 थी सैलरी 5 से हो गए 6 होगी, तो दूसरे साल भी 5 से हो गए 6 होंगे, तो 5 पंजे 25, 6 छंग 36, तो 25 क्या है हमारा प्रिंसिपल है और 36 क्या है हमारी अमाउंट है, तो हमें अमाउंट निकाल ले 36 की वैल्यू में। तो प्रिंसिपल हमने निकाला 25, क्वेश्चन में दे रखा है 13,325, तो 25 यूनिट किसके बराबर 13,325 के बराबर, तो 1 यूनिट किसके बराबर 1 यूनिट 13,325 अपॉन 25, तो हमें पूछा 36 की यूनिट की वैल्यू, तो 13,325 अपॉन 25 इंटू 36 कितना आ जाएगा, इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करो थोड़ा सा अगर होता हो तो 5 से काट दो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 3 बच गया 33, 5 छंग 30, 3 बच गया 5 32, 5 छंग 30, 2 बच गया 5 पंजे 25, अब फिर 5 से रहता है 5 पंजे 25, 1 बच गया 16, 5 3 15, 1 बच गया 5 3 15, तो क्या बच गया हमारे पास 533 इंटू 36, अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करके आ जाए 19188, तो इसका आंसर हो जाएगा 19188। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में नहीं है, अगर जो भी क्वेश्चन है आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो हम कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उस चीज़ को दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, और इस क्वेश्चन को अच्छे से करना, इसमें से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, और इस टाइप के और भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो।
थैंक यू सो मच।